हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा। दोस्तों, केजे बैच यूपीएसआई के लिए कोचिंग जंक्शन का प्रारंभ हो गया है 1 फरवरी से ही। तो इसमें आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और 10 तारीख के बाद से यहाँ पे फीस जो है इतनी नहीं रह जाएगी। फीस में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाएगा, इसलिए 10 तारीख तक आपके पास समय है। यहाँ पर आप जो है इसमें एडमिशन जल्द से जल्द ले लें, जिससे आपको जो है फीस में थोड़ा सा लाभ मिल सके। और यहाँ पे यूपीएसआई के लिए कंप्लीट कोर्स जो है यहाँ पे आपको दिया जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट कोर्स दिए जाएंगे और यहाँ पे एक्सपर्ट्स टीचर्स के द्वारा आपके जो है सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। तो अभी जो है इस कोर्स को ज्वाइन करें और अपने सफलता को और भी मजबूत करें। आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके आपको जो है इस ऐप को डाउनलोड करना है, कोचिंग जंक्शन को, और वहाँ से आपको इनरोल कर लेना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना नया जो है सेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि में हमने अपने 2 टॉपिक्स ख़त्म कर लिए हैं। आज हमको पढ़ना है विसर्ग संधि। पिछले जो है क्लास में हमने देखा था स्वर संधि और उसके बाद देखा था व्यंजन संधि। हमारा अंतिम टॉपिक है संधि का विसर्ग संधि। आज हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद से इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद से हम अपना एक टेस्ट रखेंगे। यहाँ पे हम प्रैक्टिस सीरीज जो है यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो सब भी ख़त्म हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं विसर्ग संधि। यहाँ पर हम सबसे पहले जान लेंगे कि विसर्ग संधि कहते किसको हैं, विसर्ग संधि होती क्या है। अच्छा, उसके पहले हम यह जान लेते हैं कि विसर्ग होता क्या है, विसर्ग क्या है। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं। तो ये जो आप शब्दों के बीच में ऐसे 2 डॉट्स देखते हैं, 2 बिंदु देखते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो जिस भी शब्द में आपको यह जो 2 बिंदु ऐसे दिखें, आप समझ जाएं कि यह क्या है, विसर्ग है। तो विसर्ग में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। विसर्ग का मतलब होता है, जैसे अहा होता है ना, हाँ, यही जो है यही विसर्ग है। यही जो 2 बिंदु लगे हुए हैं, इसी को हम विसर्ग बोलते हैं। और विसर्ग में जो है जो भी परिवर्तन होता है विसर्गों से, उसको जो हम क्या बोल देंगे, विसर्ग और स्वर या व्यंजन के मेल से जो भी परिवर्तन उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोल देंगे, विसर्ग संधि बोल देंगे। विसर्ग के साथ स्वर अथवा स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे हम क्या बोल देंगे, विसर्ग संधि बोल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी विसर्ग है उसके साथ स्वर जुड़ रहा है या तो व्यंजन जुड़ रहा है। जब विसर्ग में स्वर या व्यंजन जुड़ेगा तो वहां पर क्या होगा, कोई ना कोई परिवर्तन होगा। और हमने पढ़ा था संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा में, कि जब 2 वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, संधि हो जाती है। तो यहाँ पर विसर्ग और स्वर या व्यंजन के मेल से परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अब जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं, यहाँ पे तप के साथ विसर्ग लगा हुआ है और यहाँ पर वन लिखा हुआ है। तपह धन वन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो तपह धन वन के संयोग से यहाँ पर एक परिवर्तन हुआ और यहाँ पर ओ की मात्रा हो गया। तो ये क्या हो गया, तपोवन हो गया। यहाँ पर तपह धन वन में परिवर्तन के पश्चात यह तपोवन हो गया, यहाँ पर परिवर्तन हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये विसर्ग संधि हो गई। अब हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दुष्कर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दुष्कर्म। यहाँ पे दु के साथ, द के साथ क्या है, एक विसर्ग लगा हुआ है और यहाँ पर कर्म लिखा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यह जो विसर्ग था वह हट गया और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे शा हो गया, यहाँ पे शा हो गया। तो अब यह क्या हो गया, दुष्कर्म हो गया। यहाँ पर दुष्कर्म, यहाँ पर परिवर्तन हो गया ना शब्द में। तो जब यहाँ शब्द में परिवर्तन हो गया तो यहाँ पर संधि हो गई, और यहाँ पर चूंकि विसर्ग लगा हुआ था इस वजह से यह संधि कौन सी हो गई, विसर्ग संधि हो गई। ठीक इसी तरह से यहाँ पर निश्चल लिखा हुआ है, निश्चल। तो निश्चल में हम देख रहे हैं यहाँ पर नी के साथ यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है और छल लिखा हुआ है। जब दोनों का संयोग हुआ तो यहाँ से विसर्ग हट गया और यहाँ पे शा आ गया। जब शा यहाँ पे आ गया तो यह क्या हो गया, इसमें परिवर्तन हुआ और यही परिवर्तन जो है विसर्ग संधि कहलाती है। यही परिवर्तन जब इसमें हुआ तो यह विसर्ग संधि हो गया। तो हम देखते हैं विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम हैं। तो विसर्ग संधि का जो हमारा पहला नियम है वह यह कहता है कि यहाँ पर यदि विसर्ग के बाद च छा हो तो विसर्ग का
शा हो जाता है, यहाँ पर शा हो जाता है और ट ठा तथा त था आए तो शा और सा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे ये शा जो होगा यह ट ठा के लिए होगा और यह शा जो है यह त था के लिए होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसको ऐसे तो समझ में आया नहीं होगा। अब इसको हम उदाहरण से अगर समझेंगे तो चीज़ें हमारी थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो चलिए हम उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपने संधि का जो हमारा पिछला क्लास है वो नहीं देखा है तो उसको देख लें, वो चीज़ें क्लियर कर लें। संधि जो और दो हमने यहाँ पे देखी हैं, दो क्लासेस देख ली हैं संधि में, जहाँ पर हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि देखा था, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो यह क्लास आपको थोड़ी सी मुश्किल महसूस होगी। वैसे ही संधि जो है लोगों के पल्ले कम पड़ता है, और अगर आपने वह दोनों क्लासेस नहीं की हैं तो आपको और भी थोड़ी सी समस्या यहाँ हो सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि पहले उन वीडियोस को आप देख लें, उन क्लासेस को आप देख लें, जिससे यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम इसको क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर विसर्ग के बाद जो है च छा हो, यहाँ पर क्या हो विसर्ग के बाद, यहाँ पर अगर च छा हो और तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तालव्य शा हो जाता है, यहाँ पे सा में परिवर्तित हो जाता है। कौन? विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा। अगर ट ठा है तो क्या होगा, यहाँ पे मूर्धन्य शा में यह परिवर्तित हो जाएगा। और अगर त था है तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? दंत सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम यह क्या जैसे यहाँ पर च छा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पहला वर्ग तो छोड़ दें, क वर्ग को हम नहीं लेंगे, क वर्ग यहाँ पर नहीं होगा, क वर्ग नहीं, और यहाँ पर च वर्ग का सिर्फ दो, च और छा लेंगे यहाँ पे सिर्फ च वर्ग में। यहाँ पर कौन? सिर्फ च और छा। और यहाँ पर क्या? ट और ठा, ट वर्ग में हम ट और ठा को लेंगे। बाकी के लिए नियम बाद में आएंगे, वो हम देख लेंगे। अगला जो हमारा नियम होगा वह बाकियों के लिए होगा, बाकी वर्णों के लिए होगा। ट ठा होगा यहाँ पर ट वर्ग में, और त था होगा हमारा त वर्ग में, त और था होगा हमारा इसके लिए। तो कहने का मतलब क्या है, और बाकी जो प वर्ग वगैरह है उसको हम अभी छोड़ देते हैं, इसको अभी नहीं। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम च छा की बात कर रहे हैं, ट ठा की बात कर रहे हैं, और त और था की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर कि अगर विसर्ग के बाद च छा आए तो क्या हो जाता है? तालव्य शा हो जाता है। यहाँ पर विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? तालव्य शा में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर ट ठा हो तब यह क्या होगा? मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाएगा। यह किस में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धन्य शा में। और यहाँ पे अगर ता था आ जाए तो यह जो है सा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? छोटा सा में, दंत सा में यह परिवर्तित हो जाएगा। तो हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी, लेकिन अभी ठीक से क्लियर नहीं हुई होंगी, क्योंकि हमारी तो आदत है उदाहरणों से चीज़ों को समझने की, और हमने उदाहरण अभी तक देखे नहीं। तो चलिए हम देखते हैं उदाहरण से कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बात क्या कही जा रही है, इसको आप नोट डाउन कर लें, जिससे जो है बाद में आप समझ सकें चीज़ों को। इसको आप नोट कर लें कहीं पर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे निधन तार लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? निधन तार। यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है? विसर्ग, और यहाँ पर त है। अब जैसे ही यहाँ पर त आया, आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा? इसका पहला नियम, विसर्ग संधि का पहला नियम, जो क्या कहता है कि अगर त आता है, यहाँ पर अगर त आता है तो क्या हो जाएगा? यह दंत सा में परिवर्तित हो जाएगा। कौन दंत सा में परिवर्तित हो जाएगा? जो विसर्ग है वह क्या हो जाएगा? दंत सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो गया? ये निधन तार था, यहाँ पर त आने पर, त या था आने पर आपके दिमाग में पहला नियम स्ट्राइक करता है, और वह क्या कहता है? पहला नियम कि त या था आने पर यह जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा? दंत सा में परिवर्तित हो जाएगा। और जब यह दंत सा में परिवर्तित हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? निस्तार हो जाएगा। क्या? यह निस्तार हो जाएगा। यह जो विसर्ग था वह आधा सा में बदल जाएगा। वह आधा सा क्या है? दंत सा में, आधा सा में परिवर्तित हो गया। तो हमने क्या देखा? यहाँ पर विसर्ग जो है आधा सा में परिवर्तित हो गया। अब जैसे यहाँ पर दूसरे उदाहरण में हम समझने का प्रयास करते हैं। दुहधन चरित्र, यहाँ पे द के साथ क्या है? विसर्ग लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है? चरित्र है।
अब जैसे हमारे दिमाग में आया, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर चा लिखा हुआ है, तुरंत हमारे दिमाग में एक बात घूमेगी कि चा और छा आते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़का सा। यहाँ पर और कुछ नहीं आपके दिमाग में आएगा, यहाँ पर सीधा सीधा क्या देखेंगे आप कि यहाँ पे बड़का सा लिखा हुआ है, बड़ा वाला सा है, मूर्धन्य जो है, अगर यहाँ पे तालव्य सा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तालव्य सा यहाँ पर हम लिख देंगे। च या छा आते ही कुछ नहीं सोचना है, और उसके पहले च या छा के पहले अगर हमारा क्या लिखा हुआ है, विसर्ग है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर तालव्य सा यहाँ पर लिख देंगे। उठा के यहाँ पे विसर्ग की जगह पे हम क्या लिख देंगे, तालव्य सा लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यह दुष्चरित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र, यहाँ पर दुष्चरित्र। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं छा के साथ। यहाँ पे विसर्ग है और उसके बाद यहाँ पे छा है, फिर हमने क्या सोचा, चा और छा, चा और छा आते ही यहाँ पर शा आ जाएगा, बड़ा वाला शा आ जाएगा, तालव्य शा आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, इसको निश्चल लिख देंगे, निश्चल लिख देंगे, निश्चल। तो जैसे यहाँ निश्चल लिखा हुआ है, आप निश्चल का भी ऐसे ही बना सकते हैं, निधन चल। तो यह क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, यह निश्चल। तो ठीक इसी तरह से यह कैसे हो गया, हमने देखा यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग के बाद चा लिखा हुआ है, और जैसे यहाँ पर देखा हमने चा लिखा हुआ है तो यह चा किस में बदलेगा, बड़का सा में परिवर्तित हो जाएगा, और हमने इसको बड़ा सा में परिवर्तित कर दिया। बड़ा सा कौन सा, ये पूरा सा नहीं, यहाँ पर हलंत लगा होगा, यहाँ पर हलंत लगा दीजिए इन सब के नीचे, तो यह जो है इसमें परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर आधा सा हो गया, आधा बड़ा वाला सा आधा यहाँ पर हो गया, तो यह क्या हो गया, निश्चल हो गया। अब जैसे धनुष टंकार, धनु धन टंकार यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमने देखा यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पे ट है, और ट हमने देखा तो क्या सोचा कि यहाँ पर कौन सा होगा, मूर्धन्य सा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, धनुष टंकार, धनुष टंकार, सीधा क्या हो जाएगा, यह धनुष टंकार। यहाँ पे हमने विसर्ग को हटाकर क्या लिख दिया, सा लिख दिया, यहाँ पर खटकोण वाला सा लिख दिया। अब जैसे निधन ठुर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ठा देखा हमने कि यहाँ पर ठा है, तो हमने क्या क्या हमारे दिमाग में सीधा स्ट्राइक होगा कि यहाँ पे ट आते ही या ठा आते ही तुरंत यह जो है मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, निष्ठुर हो गया, यह निष्ठुर में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा पहला नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद च छा आए तो यह जो है तालव्य शा में, और ट ठा आए तो यहाँ पे मूर्धन्य शा में, और त था आए तो दंत सा में परिवर्तित हो जाएगा। यह क वर्ग और प वर्ग के बारे में भी आपको नहीं सोचना है, और च छा के बाद जो वर्ण आते हैं उनके बारे में भी नहीं सोचना है, आगे के नियम में उन सबको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, च छा की बात कर रहे हैं, ट ठा की बात कर रहे हैं, और त था की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ट ठा च छा और त था के आने पर आपने देख लिया कि शा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह था हमारा पहला नियम। अब हम देखते हैं कि विसर्ग संधि का दूसरा नियम क्या कहता है। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद शा यानी कि कौन सा, तालव्य शा या दंत मूर्धन्य शा या दंत सा आता है, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है अथवा उसके स्थान पर आगे का अक्षर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विसर्ग जो है या तो पूरा का पूरा वैसे ही विसर्ग लिखा रहेगा, या तो वहां पर क्या होगा, उसके आगे का वही जो है शा यहाँ पर आगे जुड़ जाएगा। अब इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो अगर वही लिख दिया जाएगा, विसर्ग यहाँ पर हूबहू लिख दिया, तो यहाँ पे संधि का मतलब ही क्या रह जाता है, संधि का मतलब ही क्या रह जाएगा। संधि का मतलब क्या होता है, जब मेल हो तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए ना। मेल हुआ, यहाँ कहने की कोशिश क्या की जा रही है, या तो यह इस तरह से लिखा जाएगा। अभी हम समझते हैं इसको उदाहरण को, या तो इस तरह से, या तो हम इस तरह से और लिख सकते हैं। निःशंक लिखा हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, निःशंक। यह दोनों सही है, या तो निःशंक लिख दें या तो हम निःशंक लिख दें, इसको दोनों सही है। अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं तो भी ठीक है, और अगर इसको हम इस तरह से लिखते हैं तो भी ठीक है। लेकिन संधि का मतलब क्या हुआ, संधि का तो अर्थ होता है परिवर्तन होना, तो परिवर्तन तो यहाँ पे होगा ही नहीं ना। इस वजह से नियम क्या कहता है, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर अगर शा है, यहाँ पर तालव्य शा और मूर्धन्य शा या दंत शा है, तीनों शा में से कोई शा है,
और उसके पहले यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यही वाला शा उठकर इसके पहले आ जाएगा, एक बार यही वाला शा उठकर यहाँ पर आ जाएगा और चीज़ें हूबहू वैसे ही रह जाएंगी, विसर्ग हट जाएगा यहाँ से। या फिर हम चीज़ों को वैसे ही लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पे विसर्ग ऐसे लगाकर ऐसे इन दोनों को जोड़ दें, या तो यह वाला सा जो है यहाँ पर इसके आगे लिख दें। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देख लें दूसरे उदाहरण में कि दुहधन शासन लिखा हुआ है, यहाँ पे विसर्ग है तो, और यहाँ पे शाह है, यहाँ पे शाह है और यहाँ पे विसर्ग है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी शाह, इन तीनों में से कोई भी शाह है तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो इस शाह को उठा के यहाँ पर ऐसे लिख दें, या तो हम जो है इसको इसी तरह से एज इट इज जोड़ के रख दें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे इसके शाह को उठा के हमने यहाँ पर लिखा तो यह क्या हो जाएगा, दुशासन, क्या हो जाएगा, दुशासन। या तो इसको हम लिख दें, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख दें, इन दोनों को हम सही कहेंगे। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम जो है इसको प्रेफर करें ज़्यादा लिखना तो ठीक होगा मेरे हिसाब से, मैं क्योंकि इसलिए कि जब संधि होगी तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना लाजमी, यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए, और यहाँ पर तो जोड़ दिया गया एज इट इज़। तो व्याकरण में तो यह सही है, लेकिन जो है हम इसको इस तरह ही लिखें तो ज़्यादा ठीक होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता क्या है, अगर शाह है, कोई भी शाह है, यहाँ पर यह वाला सा देख लेते हैं, अगर यह वाला सा है तो इसको उठाकर यहाँ पर हम इसकी जगह पर लिख देंगे, यहाँ पर आधा सा और जोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, निस्संदेह हो जाएगा, निस्संदेह। क्या हो गया ये, निस्संदेह। और यहाँ पे निसंग लिखा हुआ है, निहदन संग, तो यहाँ क्या हो, निस्संग हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, निस्संग। इसको एक तरह से और लिख दीजिए, या फिर विसर्ग को एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, निह संग हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यह न है, यह न, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जैसे निशब्द लिखा हुआ है, निधन शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, निशब्द लिख दें या तो निशब्द लिख दें, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यह है हमारा दूसरा नियम। तो हम देखते हैं अपना तीसरा नियम हमारा विसर्ग संधि का क्या कहता है। तो हमारा अगला नियम कहता है कि विसर्ग के बाद क ख प फ हो, यहाँ पे क ख या प फ रहने पर विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है, यहाँ पर विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हमने अभी देखा ना अपना पिछला नियम, हमने अपना पिछला नियम क्या देखा कि यहाँ पर च छ हो तब यहाँ पे ये क्या हो जाता है, शा में परिवर्तित हो जाता है, बड़ा वाला शा में, और ट ठा हो तो त था में तो क्या हो जाएगा, ये मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाएगा, और त था हो तो ये दंत शा में परिवर्तित हो जाएगा। हमने तो क वर्ग के लिए नहीं देखा था ना अभी, क वर्ग और प वर्ग के लिए, तो क वर्ग और प वर्ग के लिए हमारा यही अगला नियम है। अब बाकी इसके जो है और इसके जो आगे के वर्ण हैं इनके लिए हम आगे और देखेंगे। तो यहाँ पर क वर्ग और प वर्ग के लिए, यहाँ पे च छ त था और ट ठ और ता था के लिए हमने यहाँ पर देख लिया था, और क ख और प फ के लिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर क ख लिखा हुआ है और प फ लिखा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा, कोई भी विकार यहाँ पर नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। कहने का क्या मतलब है इसको हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर क वर्ग में क और ख ले लेते हैं, यहाँ पर क ख और यहाँ पर प और फ यहाँ पर अगर आ गया और उसके पहले अगर विसर्ग है तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और हमने क्या देखा था, अगर यहाँ पे च छा है तो यह क्या हो जाता है, यह शा में परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा वाला सा में। और यहाँ पे अगर त था है, ट ठा है, ट और ठा है तो क्या हो जाएगा, ये मूर्धन्य शा में यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। और त था है, त और था है तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, दंत सा में यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर क ख यहाँ पर आ गया और प और फ आ गया तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अभी क ख ग घ, यहाँ ग घ अंगा के लिए यहाँ पर, और इसके बाद के ये जो वर्ण हैं और बसते हैं इनके लिए आगे नियम होगा, उसके लिए भी आपको पेशेंस रखना है, वो सब चीज़ें भी आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। तो हमने क्या देखा, क ख च छ त थ ट ठ और त थ प फ के लिए यहाँ पर हमने नियम देखा। यहाँ पर क ख और प फ के लिए कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर प्रातः काल लिखा हुआ है, प्रातः में यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे क है,
तो यहां पर जैसे ही का दिखा, क ख आपको दिखा, तुरंत आपने क्या किया, इसको एज इट इज जोड़ दिया ऐसे ही। तो यह क्या हो गया, प्रातः काल। यहां पर क्या हो गया, प्रातः काल। जैसे दुख, यहां पे दुह, यहां पे ख लिखा हुआ, तो यहां पे ख है ना, क ख, तो इसको हम एज इट इज ऐसे लिख देते हैं, दुख। यहां पर बीच में ऐसे विसर्ग लगा देते हैं, तो यहां पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर क्या देखा आपने, प्रातः काल, यहां पे क है, तो यहां पर क्या किया आपने, एज इट इज इसको यहां पर लिख दिया। पय पान, यहां पर क्या लिखा हुआ, पय धन पान, तो यहां पर जैसे ही प है, प या फा होता, तो हम क्या करते, इसको एज इट इज ऐसे ही पय पान यहां पर एज इट इज इसको लिख देंगे। अंतःकरण, यहां पे क है और यहां पर विसर्ग है, तो हम अंतःकरण को एज इट इज लिख देंगे, हु बहू ऐसे यहां पर लिख देंगे। तो यह हुआ हमारा अगला नियम। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नियम पर। विसर्ग संधि का दूसरा नियम क्या कहता है, यह कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ई या उ आए, छोटी ई या छोटा उ आए, और बाद में क ख प फ से कोई वर्ण आए, तो क्या होता है, यहां पर विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य शा में यह परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। जैसे यहां पर अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। निह कर्म, यहां पर क्या लिखा हुआ है, निह धन कर्म। हमने क्या देखा, यदि ई या उ के बाद यहां पर विसर्ग से पहले अगर ई आया हुआ है, छोटी ई या छोटा उ आया हुआ है, और उसके बाद क खा है या प फा है, क और ख है यहां पर, और क्या है, प और फ है यहां पर, यह दोनों हैं, तो क वर्ग का क ख पहला दूसरा वर्ण और प वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अगर है, और क्या है, उसके पहले छोटी ई है, यहां पर छोटी ई, और या फिर क्या है, छोटा ऊ है, तो क्या होगा, यहां पर यह जो है मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पर ई है या ऊ है और इसके साथ विसर्ग लगा हुआ है, और फिर क्या है, क ख या प फा, यहां पर क्या है, प या फा है, तो क्या हो जाएगा, यह यहां पर यह जो यहां पर विसर्ग है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, यह परिवर्तित हो जाएगा शा में, मूर्धन्य शा में यह परिवर्तित हो जाएगा, यह मूर्धन्य शा में परिवर्तित हो जाएगा। हम उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। निह धन कर्म यहां पर लिखा हुआ है, यहां पे क आ गया ना, यहां पे क आ गया, और यह क्या है, यहां पर ई की मात्रा है। कौन सी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है, यहां पर न के साथ छोटी ई की मात्रा है, और यहां पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा है, और यहां पर क्या है, क है, तो हम क्या कहेंगे, सीधा यहां पर मूर्धन्य सा यहां पर लिख देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, निष्कर्म। यह क्या हो गया, निष्कर्म। अब यहां पर क्या है, जैसे दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, यहां पर ना पर छोटी ई की मात्रा है। हमने क्या कहा कि यहां पर नियम क्या कहता है, छोटी ई या छोटा ऊ यहां पर है और उसके बाद क ख या प फ है, तो क्या हो जाएगा, यह मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाएगा। अब यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पे क है, उसके बीच में यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, निष्काम। अब इसी तरह से यहाँ पर हमारा अगला उदाहरण है, यह क्या कहता है, निष्करुण। निह धन करुण यहाँ पर है, तो यह निष्करुण हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग हट जाएगा और यहाँ पे मूर्धन्य सा यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब निह पाप लिखा हुआ है, निह धन पाप, जैसे ही प आया यहाँ पर आपने देखा और उसके पहले ई है, यहाँ पे छोटी ई है, तो क्या हो गया, यह इसमें मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो गया। तो आपने देखा ना, इस तरह से यह नियम बदल जाता है। यहाँ पर शा लग जाता है, यहाँ पे मूर्धन्य शा यहाँ पर लग जाता है। जैसे ही छोटी ई आया यहाँ पर और यहाँ पे प या फ आ गया और यहाँ पे क या ख आ गया, तो आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर मूर्धन्य सा लगा देंगे। यह हमारा अगला नियम। हम देखते हैं विसर्ग संधि का हमारा अगला नियम क्या कहता है। अब अगला नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में वर्गों के प्रथम या द्वितीय अक्षर को छोड़कर अन्य कोई भी अक्षर आ जाए। हम क्या कह रहे हैं, प्रथम या द्वितीय अक्षर को छोड़कर। क्यों हमने प्रथम और द्वितीय को
क्योंकि हमने पहले और दूसरे वर्ण के लिए तो देख लिया ना पीछे भाई। यहाँ पर क्या पहले और दूसरे वर्ण के लिए हमने देखा ना, क ख, यहाँ पर क्या है क ख, और प फ के लिए यहाँ पर देख लिया, और त च छ ट ठ और त थ के लिए यहाँ पर देख लिया हमने। तो यहाँ पे पहला और दूसरा वर्ण, हर वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली ना। यहाँ पर पहले और दूसरे वर्ण के बारे में बात कर ली यहाँ पर किसी भी वर्ग के। अब यहाँ पर हमको किसके बारे में बात करनी है, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, जो यहाँ पे वर्ड्स बचे हुए हैं, यहाँ पर जो बाकी वर्ण बचे हुए हैं उनके बारे में अब बात होगी ना। तो यहाँ पर बाकियों के लिए बात हो चुकी है, इस वजह से हम अब इसके आगे की बात करेंगे। तो हमने क्या कहा, यह हमारा नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में वर्गों के प्रथम अथवा द्वितीय अक्षर को छोड़कर अन्य कोई भी अक्षर आ जाए, या फिर य र ल व ह आए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग ओ में बदल जाता है। अब यह क्या बोला है, अब इसको समझते हैं हम थोड़ा सा। हमने क्या कहा, हमने यह कहा कि अगर क ख को छोड़ दें, यहाँ पे त थ को छोड़ दें, प फ को छोड़ दें, हम यहाँ इसको जो है अरेंज नहीं कर रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। प फ को यहाँ पर छोड़ दें, ट ठ को यहाँ पर छोड़ दें, इन सबको छोड़ दें, और यहाँ पे त थ को छोड़ दें, त थ हमने लिख दिया यहाँ पे, च छ को छोड़ दें। इन सबको छोड़ने के बाद यहाँ पर ग घ अंग ये सब जो आएंगे, त थ द ध, यहाँ पे यह जो बाकी के यहाँ पर जो भी हैं यह सारे जब आएंगे, उनको या फिर य र ल व ह ये सब आ जाएं, इनको मतलब यह आ जाए या फिर इसमें से कोई आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ओ की मात्रा यहाँ पर लिख देंगे। यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में यह परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम उदाहरण से अब समझते हैं। जैसे इसको पहले हम हटा देते हैं। यह जो है हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तपह धन भूमि, यहाँ पर क्या है, तपह धन भूमि। तपह यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर भ है, यहाँ पर क्या है, भ है। तो यह क्या हो जाएगा, जैसे ही आपने देखा प फ ब भ, यहाँ पे प वर्ग में यहाँ पर भ आता है, प फ ब और भा, यहाँ पे प फा तो हट गया, हमने पहला और दूसरा वर्ण हटा दिया। अब जब ये पहला और दूसरा वर्ण यहाँ का हट गया, तो बाकी बचता क्या है, ब बचता है, भ बचता है और म बचता है। यहाँ पर हमने देखा कि बाकी बचे हुए वर्णों में ही भा है। यहाँ पर भा तो प फा के बाद आता है ना, पहले और दूसरे वर्ण के बाद। तो क्या हो जाएगा, यह ओ में परिवर्तित हो जाएगा। कौन ओ में परिवर्तित हो जाएगा, यह जो विसर्ग था, यह जो विसर्ग है वह ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब एक चीज से यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने देखा था कि यहाँ पर जब स्वर संधि हम पढ़ रहे थे, ओ आया तो हमने क्या बोला था, यहाँ पर एक चोटी जैसे दिखी तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, यह गुण संधि है। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपका यह प्रश्न होगा कि यहाँ पर एक चोटी तो दिख रही है, यहाँ पर भी एक चोटी हमको दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम तो इसको गुण संधि बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, इसको गुण संधि। यह गुण संधि है, स्वर संधि का गुण संधि यह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर कंफ्यूज तो हो ही गए हैं आप ऐसे, लेकिन अभी यहाँ पर भ्रम आपका दूर हो जाएगा। क्यों यहाँ पर यह विसर्ग संधि है, यह गुण संधि क्यों नहीं होगा, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या बोला यहाँ पर कि अ के बाद यदि प्रथम और द्वितीय को छोड़कर कोई भी वर्ण आए, य र ल व आए, ह आए, तो यह क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप, और वह किस में बदल जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण में देखा, अभी हम उसको समझेंगे। यहाँ पर ओ आने पर भी यह विसर्ग संधि होगा, यहाँ पर ओ आने पर भी यह जो है गुण संधि नहीं है। यह क्यों है, इसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे तपह धन भूमि, यहाँ पे भा आ गया ना, जैसे ही भा आया तुरंत यह ओ में परिवर्तित हो गया। कौन ओ में परिवर्तित हो गया, विसर्ग जो था वह ओ में परिवर्तित हो गया। जैसे यशः धन दा, यहाँ पे द है ना, त थ द, त थ और द। यहाँ पर हमने क्या देखा था, त और था को छोड़कर पहला और दूसरा वर्ण छोड़ देना, पहला और दूसरा वर्ण हमने छोड़ दिया, इसको हटा देते हैं। अब तीसरे जगह वर्ण पर है, ये त वर्ग में या तीसरा वर्ण है कौन, दा। यहाँ पर द आ गया, तो जैसे ही यहाँ पर तीसरा वर्ण आया तो यह विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया, ओ में परिवर्तित हो गया। तो यह क्या हो गया, यशोदा हो गया।
मनः धन विकार, यहाँ पे वह है तो यह क्या हो जाएगा, मनोविकार। यह क्या हो जाएगा, मनोविकार हो जाएगा। मनः धन रथ, मनोरथ, यह क्या हो गया, रा है ना यहाँ पे, यार अलावा में से हा में से कोई भी एक आ जाए तो यह क्या हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि यह विसर्ग संधि है या गुण संधि है। इसको हम कैसे पहचानें, यहाँ पे तो बड़ा एक लोचा है, इसको थोड़ा समझने में आपने अभी तक देखा था जैसे ही ओ आएगा हम क्या सोचेंगे कि यह जो है गुण संधि है, लेकिन यहाँ पर ओ आते ही हमने क्या देख लिया, यह तो विसर्ग संधि भी हो रही है। यहाँ पर ओ आया लेकिन यहाँ पर क्या है, यह विसर्ग संधि। अब जैसे हम यहाँ पे उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं, गुण संधि का एक उदाहरण हम यहाँ पर कोई लेते हैं। गुण संधि का एक उदाहरण हम देखते हैं, यथोचित। जैसे यहाँ पे लिखते हैं यथोचित, हमने लिख दिया यहाँ पर यथोचित। आपने कहा देखिए यहाँ पर भी ओ है, इस वजह से यह गुण संधि, यहां पर तो ओ है ही, यह गुण संधि है ही, यहां पर ओ है। मैंने क्या बोला था आपसे गुण संधि के लेक्चर में, गुण संधि की क्लास में जब हम स्वर संधि पढ़ रहे थे तो हमने क्या बताया था आपको कि यहां पर जैसे ही ओ होगा यह गुण संधि होगा। लेकिन भाई थोड़ा दिमाग अपना भी तो लगाना है हमको ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ओ है, इस वजह से यह गुण संधि है। अब इसका हम विच्छेद कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे हम इसी का पहला उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर इसका हम तपोभूमि, और यहाँ पर गुण संधि का एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर हम इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, लिखते हैं इसको हम। चलिए इसको हम अभी हम मान लेते हैं कि यह विसर्ग संधि है, इसको हम यथोचित को मान लेते हैं कि यह विसर्ग संधि है। तो इसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे ओ आया तो मैंने क्या बोला, अगर विसर्ग है तो यह ओ में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए हम लिखते हैं यतः धन चित। अपने दिमाग में उठ रहे प्रश्न के हिसाब से हम इसको करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर क्या देखा हमने, यहां अगर विसर्ग संधि मानते हैं तो यह क्या हो गया, यतः धन चित हो गया, यह यतः धन चित। अब आपको सोचना है कि यहां पर क्या यह पूर्ण हो रहा है, यतः और चित, यहां पर क्या सार्थक शब्द बन रहा है क्या, यहां पर कोई चित कोई शब्द है क्या, यहां पे सार्थक शब्द नहीं बन रहा है ना। तो यहां पर क्या हो सकता है, हम अपने थोड़े दिमाग के घोड़े को भी यहां पर चलाएंगे, उसको सुस्त बैठने नहीं देना है वरना वो आलसी हो जाएगा। तो हमको क्या यहां पे सोचना है कि यहां पर अगर यह सार्थक शब्द नहीं बन रहा है तो किस वजह से यह सार्थक हो जाएगा। अगर हम इसको हटा दें और यहां पर ऊ लगा दें, अब यह उचित हो गया ना, अब यह क्या हो गया, उचित हो गया। अब जैसे ही यथाधन उचित हुआ यह, तुरंत यहां पर क्या हो जाएगा, विसर्ग गुण संधि हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, अ या बड़ा अ के साथ जब ऊ जुड़ेगा या बड़ा ऊ जुड़ेगा तो तुरंत यह वो क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाता है। तो यहां पर अ के साथ क्या हो गया, ऊ जुड़ गया ना भाई, यहां पर जैसे ही ऊ जुड़ा तुरंत हमने क्या कह दिया, यह तो गुण संधि है। अब इसको हम यहां करके देखते हैं, हम तपोभूमि को यहां पर लिखते हैं। चलिए यहां पर लिख देते हैं तपोभूमि। चलिए यहां लिखा ही है, क्या इसको लिखते हैं। जैसे यहां पर तपोभूमि का हमने जब संधि विच्छेद किया तो हमने क्या देखा कि यह तपह धन भूमि, यहां पे तप जो है यह भी अपने आप में पूर्ण है और भूमि भी अपने आप में पूर्ण है, यह दोनों अपने आप में पूर्ण है। जब यह अपने आप में पूर्ण है भाई तो यहां पर और कुछ आपको सोचने की जरूरत है क्या, यहां पर सीधा आपने विसर्ग लगाने पर भी तप अपने आप में पूर्ण हो रहा है और भूमि अपने आप में तो पूर्ण है ही, लेकिन यहां पर विसर्ग लगाने पे यहां पे चित्त हो रहा था, यहां पे यथ हो रहा था, तो यहां पर दोनों पूर्ण नहीं हो रहे थे। तो हमने क्या कहा कि यहां पर थोड़ा दिमाग लगाए हम और यहां पे उचित यहां पर लिख देते हैं। तो जैसे यहां पे ऊ आया आपने सोच लिया गुण संधि हो गया और यहां पे हमने देखा यह विसर्ग संधि होगा। अच्छा आपको समझ में तो आया नहीं अभी भी मुझे लग रहा है, तो हम एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। तो एक और उदाहरण इसका हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा हम साफ कर लें पहले जिससे समझने में आपको आसानी हो। यहां पर एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हम एक और उदाहरण ले लिए, चंद्रोदय। यहां पर हमने क्या लिखा, चंद्रोदय। अब चंद्रोदय का हम संधि विच्छेद कर लेते हैं एक बार। यहां पर इसको विसर्ग संधि मानते हैं पहले तो हम। चलिए हमने देखा कि यहां पर ओ आया और यहां पे दा भी है, यहां पे
त था द, यहाँ पे तीसरा वर्ण ही ना है ये द। तो जैसे अरे भाई हमने क्या बोला था, त और थ के बाद यहाँ पे द आ गया ना, यह द है, तो त थ को तो छोड़ देना है पहले और दूसरे को, उसके बाद से हमने यहाँ पे द को ले लिया, यहाँ पे द है। जब ये द है तो यहाँ पर ओ लगा दिया। हमारे दिमाग में तो दो चीजें घूम रही, या तो यह गुण संधि होगा या तो यह विसर्ग संधि होगा। तो हम इसको विसर्ग संधि के अपने तराजू पे तौलने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको तौलते हैं विसर्ग संधि के तराजू पर, क्या उस पर ये खरा उतरता है, उस पे हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे हमने क्या देखा, ओ है और यह विसर्ग संधि अगर है, यहाँ पे तो दा भी है, तो क्या यह जो है ओ जो है विसर्ग संधि में विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा ना, यह विसर्ग हो जाएगा भाई। तो चंद्र यहां पे ओ है, ओ किस में परिवर्तित हो जाएगा, यहां पर ओ परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग में। अब यहां पर क्या बचता है, दय। यहां पर हमने क्या देखा, चंद्र धन दय। अब हम यहां पे अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे, फिर से घोड़ा बैठ गया होगा चुपचाप, उसको फिर से दौड़ाना है हमको। अब जब हमने दिमाग के घोड़े को दौड़ाया तो हमने देखा यहां पे दय तो कोई पूर्ण शब्द ही नहीं बन रहा। दय का कोई पूर्ण शब्द है क्या, दय कोई अर्थपूर्ण शब्द है, नहीं ना। तो यहां पे ये चंद्र है, तो यहां पर चंद्र धन दय, यहां पर कोई शब्द नहीं बन रहा। फिर हमने क्या सोचा, यहां पर दय की जगह पर अगर ऊ होता यहां पर, तो यह क्या हो जाता, उदय हो जाता, और उदय अपने आप में पूर्ण है। यहां पे इसका अर्थ निकल रहा है ना, उदय, चंद्र धन उदय। हमने क्या देखा, चंद्र उदय। जैसे ही यहां अ और उ जुड़ा, तुरंत हमने क्या कह दिया, यह गुण संधि है, यह गुण संधि हो गया। लेकिन यह जो है विसर्ग संधि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे ही हमने यहां विसर्ग लगाकर देखा, यह जो है अर्थ नहीं निकल रहा है, दय का कोई तो अर्थ नहीं ना हुआ, इस वजह से यह जो है गुण संधि होगा। आशा है कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा, यहां पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और उदाहरण में हम समझते हैं, जैसे मनोरथ यहां पर लिखा हुआ है, मनोरथ। मनोरथ का जब हमने संधि विच्छेद किया तो मनः धन रथ हमको मिला। जैसे मनः धन रथ मिला, तो हमने यहां देखने की कोशिश की, अपने दिमाग में यह सोचने की कोशिश की, हमने सोचा, हम यहां सोच तो सकते हैं ना भाई, हम इस स्तर पे तो हैं कि कुछ सोच सकते हैं। तो हमने यह सोचा, अगर आप नहीं सोच सकते हैं तो सोचने की कोशिश करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, अपने आप सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखा, रथ अपने आप में पूर्ण शब्द है, चलिए यह तो पूर्ण है, और मन भी अपने आप में पूर्ण शब्द है। जब यह दोनों पूर्ण है यहाँ पर विसर्ग लगाने पर, तो यह तो विसर्ग संधि होगी भाई। समझ में आ रही ना बात। यहाँ पर मनः धन रथ, यहाँ पे मन और रथ दोनों अपने आप में पूर्ण है विसर्ग लगने के बाद भी, तो यह जो है विसर्ग संधि है। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे विसर्ग लगाया, तो यहाँ पर तो ये खरा नहीं उतर रहा भाई, तराजू पे तो खरा नहीं उतर रहा है ना, इस वजह से हमने यहाँ पे ऊ लगा कर देखा। अब जैसे हमने यहाँ पर ऊ लिखा, तो यह जो है गुण संधि के तराजू पर खरा उतर गया। तो हमने क्या कह दिया, यह गुण संधि है। चंद्रोदय क्या है, गुण संधि है। लेकिन यहाँ पर ओ लगा हुआ है, ओ जो है विसर्ग संधि में अगर हमने देखा तो यह क्या हो जाएगा, यह जो है खरा उतर रहा है, इसलिए यह विसर्ग संधि है। अब यहाँ पर और समझ लेते हैं, पुरह धन हित, यहाँ पे पुर धन हित यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, पुरोहित हो जाएगा, यहाँ पर पुरोहित। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है गुण संधि और स्वर संधि के इस ओ वाले फार्मूले में, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चीजें आराम से क्लियर हो गई आपकी यहाँ पर। तो हम देखते हैं हमारा अगला नियम क्या कहता है स्वर संधि का। हमारा अगला नियम यह कहता है, यदि विसर्ग से पहले अ या बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए और बाद में तीसरा या चौथा वर्ग के तीसरे या चौथे या पांचवें वर्ण, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, या य र ल व हा या कोई भी स्वर आ जाए, तो विसर्ग जो है रा में बदल जाता है। इसको हम समझते हैं क्या कह रहा है अब ये। यदि क्या होता है, अ या बड़ा आ को छोड़ के, छोटा या और बड़ा आ को छोड़ दें और कोई अन्य स्वर आ जाए, अ या बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए और बाद में वर्ग का तीसरा अथवा तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर क्या आ जाए, या र ल व ह आ जाए, या तो कोई स्वर ही आ जाए। ठीक है, अ या अ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाए और उसके बाद में क्या हो, तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण हो, या र ल व ह हो, या तो कोई स्वर हो,
तो यह किस में बदल जाएगा, विसर्ग रा में बदल जाएगा। चीज़ें आपको समझ में तो आई नहीं होंगी नियम पढ़ के। यह जो है हम अपने पिछले जो है काम की तरह यहाँ भी वही करेंगे, हम उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे अ या बड़ा आ को छोड़कर, छोटा अ और बड़ा आ को छोड़ दिया हमने, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, छोटी ई ले लिया। अब जैसे ही यहाँ पे नौ पे छोटी ई की मात्रा है और उसके बाद विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर क्या बोला, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण है। कोई भी तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो जाए या फिर य अलावा ह हो जाए या तो कोई स्वर आ जाए, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, स्वर ले लिया। यहाँ पर हमने स्वर ले लिया। अब हमने क्या बोला, जैसे ही स्वर आएगा या तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ही क्यों। यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है, काहे कि हमने पहले दूसरे के लिए चारों वर्ग भाई, पांचों वर्ग में हमने पहले दूसरे वर्ग के लिए तो हमने देख लिया था ना, हमने इन सब के लिए तो देख लिया था, बाकी जो बचते हैं उनके लिए हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर चीजें हम यहाँ देख रहे हैं इनके लिए। तो यह क्या है कि निधन आशा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर स्वर आपको दिखा तुरंत यह जो है विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। यह किस में, र में परिवर्तित हो जाएगा और यह आधा र में परिवर्तित होगा, यह आधा र में। तो आधा र में परिवर्तित हो गया क्या, तो क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा और यह जो है र में आधा र में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पर अ है, बड़ा आ है ना, यहाँ पर यह बड़ा आ इसको पूरा कर देगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये निरा हो जाएगा और यहाँ पे बड़ा सा तो है ही पहले से, तो यह क्या हो गया, निराशा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, निराशा। अब यह जो है यहाँ से हलंत हट जाएगा, यह क्या हो जाएगा, निराशा। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं दूसरे उदाहरण में, निधन ई है, यहाँ पर लिखा हुआ है निधन ई है, यहाँ पर ई आ गया और उसके पहले भी यहाँ पर अ और बड़ा आ तो नहीं है ना, छोटा आ बड़ा आ, यहाँ पर तो दूसरा हमारा स्वर है ना, ई का स्वर है, ई है और यहाँ पर भी एक स्वर आ गया। अब जैसे यहाँ पर स्वर आया और उसके पहले छोटा या बड़ा को छोड़कर एक और स्वर था, तुरंत यह विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया, र में परिवर्तित हो गया। अब जैसे यह र में परिवर्तित हुआ तो यह क्या हो जाएगा, नी, और यहाँ पे र था और यह बड़ी ई ने इस र को अपने साथ मिलाकर री कर दिया और यहाँ पर क्या हो गया, ह हो गया। अब यह शब्द कौन सा बन गया, निरीह बन गया। यह शब्द क्या हो गया, निरीह। अब उसी तरह से इसको भी देख लेते हैं, निधन दय, निधन दय, यहाँ पर निह है, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है, ई है और यहाँ पे दय है। अब जैसे दय आया हमने क्या देखा, द क्या है, त थ द त थ द, यह तो तीसरा वर्ण है ना, हमारे नियम में क्या है, तीसरा वर्ण होना चाहिए, तीसरा वर्ण हो, पहला दूसरा ना हो। और यहाँ पर पहला दूसरा नहीं है भाई, दा है, दा तीसरा वर्ण आता है ना, दा है, तो यह क्या हो जाएगा, विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे यह र में परिवर्तित हुआ, यहाँ पे तो दा है, इसके आगे कोई स्वर नहीं है। अगर स्वर होता तो किसको, यहाँ पे र को क्या करता, यहाँ पे अपने साथ मिला लेता और उसको जो है पूर्ण कर देता, लेकिन यहाँ पे र तो पूर्ण होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई स्वर है नहीं, स्वर होता तब ना पूर्ण करता। तो क्या बोलेगा, द बोलेगा, देखो बेटा यहाँ पे कोई स्वर तो है नहीं, इस वजह से मैं तुमको सहारा दे सकता हूं। अब जब मैं तुमको सहारा दूंगा तो क्या करूंगा, तुमको अपने सर पे बिठा लूंगा, तो यहाँ पे र को अपने ऊपर ले लेगा, तो यह क्या हो जाएगा, निर्दय। यह क्या हो जाएगा, निर्दय हो जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर चला गया रा, यह हो गया निर्दय। अब इसी तरह से यह दुरुपयोग में हम देख लेते हैं, दुहदन उपयोग, यहाँ पे अब यह जो क्या हो जाएगा, ऊ के साथ मिलकर पूर्ण हो गया, तो यह रा जो हो जाएगा किस में परिवर्तित हो जाएगा, रू में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दुरुपयोग, दुरुपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह क्या हो गया, दुरुपयोग। यह जो है दुरुपयोग। आशा है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यह समझ में आ रहा है ना आपको सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये संधि समझना बहुत आसान है, बस चीज़ों को आप रिलेट करते हुए चलें। आपने जो पिछले नियम पढ़े हैं उनको अपने नए नियम के साथ जोड़ते हुए चलें कि हमने वहाँ क्या पढ़ा था और हम अब क्या पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हुआ बना हुआ है। संधि बहुत कठिन है, यहाँ पे बहुत सारे नियम है, नियम का पूरा जाल है, समझना बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं है। यहाँ पर चीज़ें आपको रिलेट करते हुए चलनी है, चीज़ें आपकी बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखा हमने दुरुपयोग हो गया, यहाँ पर जैसे ही ऊ आया और यहाँ पर
अ छोटा अ और बड़ा आ नहीं है, यहाँ पर छोटा ऊ है। जैसे ही छोटा ऊ है और यहाँ पर ऊ है तो यह क्या हो गया, दुरुपयोग, यहाँ पर दुरुपयोग हो जाएगा। यह ऊ जो है, जब यह जो है विसर्ग रा में परिवर्तित हुआ तो इस ऊ ने उसको सहारा दे दिया, और ऊ ने जब रा को सहारा दे दिया तो यह रू हो गया। समझ रहे हैं ना? तो यह क्या हो गया, दुरुपयोग हो गया। अच्छा, एक चीज और इसमें थोड़ा सा अपवाद भी है, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे अपवाद क्या है यह हम समझ लेते हैं। यहाँ पर एक अपवाद है कि जैसे ही यहाँ पर आएगा पुनः, यहाँ पर पुनः आया या अतः आया, अंतः आया, यह जब दोनों आएगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर इसमें तब कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह एज इट इज ऐसे ही लिख दिया जाएगा। जैसे हम लिखते हैं, एक उदाहरण अपना लेते हैं, पुनः मुद्रण। हम लिख लेते हैं पुनः मुद्रण, पुनः धन मुद्रण। यहां पर पुनः मुद्रण हम लिखते हैं। तो यह जो क्या है, यहां पर विसर्ग है वह क्या हो जाएगा, हमने क्या देखा था, अ या छोटा अ हो नहीं होना चाहिए, अ छोटा अ को छोड़ दिया जाए तब। लेकिन यहां पर तो छोटा अ है ना भाई, यहां पर अ है ना, तो यह इसके लिए एक अपवाद है। यहां पर क्या हो जाता है, यह जो है रा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहां पर पुनः मुद्रण क्या हो जाएगा, पुनर्मुद्रण हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, पुनर, यहाँ पे यह जो है यहाँ से विसर्ग जो है हट जाएगा, यह क्या हो जाएगा, पुनर्मुद्रण हो जाएगा। यहाँ पर क्या, यह इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे र जो है हलंत, ये जो है विसर्ग हटकर ऊपर यहाँ पर चला जाएगा, म के ऊपर यहाँ पर चला जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, पुनर्मुद्रण। अब जैसे अंतर्धान, एक शब्द हम ले लेते हैं अंतर्धान। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना अंतः, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, पुनः और अंतः के लिए यह होता है अंतः धन, यहाँ पे धान लिखा हुआ है, धान, तो यह क्या हो जाएगा, अंतः धान, जो क्या हो जाएगा, अंतर धान हो जाएगा यह। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों के लिए अपवाद है, इसको आप देख लेंगे। पुनः और अंत के लिए है अपवाद है, अंतः के लिए यह अपवाद है, इस वजह से यह नियम यहाँ पर नहीं लगेगा। तो बाकी चीज़ें यहाँ पर और कुछ थी नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पर आसान है और चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो रॉकेट साइंस है। अब हम क्या करेंगे, संधि का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। हम यहाँ पर आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने अगले क्लास में। अगले क्लास में उसके बाद हम जो है एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो आपको बता दिया जाएगा हम अगला क्या पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर संधि कंप्लीट कर ली, अपनी पूरी क्लास हमने कंप्लीट कर ली। जो भी कसर यहाँ पे रह गया होगा वह जो है आपका कवर हो जाएगा जब आप इसके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से आप जो है परफेक्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वहाँ पर आप चीज़ें कवर कर लेंगे। जो भी आपका यहाँ पर थोड़ा बहुत बच गया होगा, चीज़ें नहीं समझ में, अगर नहीं समझ में आई तो पीछे जाके उन सारी क्लासेस को आप देख लीजिए, चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक बार इसको देख लिया आपने, अब इसको जो है 4 से 10 दिन के बाद फिर से देखिएगा चीज़ों को, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और प्रैक्टिस फिर हम करेंगे तो चीज़ें तो क्लियर हो ही जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ भी हमारा संधि से नहीं बचेगा। अब यहाँ पर हम कुछ, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर केजेएफ बैच का जो है यूपीएसआई के लिए जो केजेएफ बैच है वह यहाँ पर शुरू हो गया है 1 फरवरी से। आप इसमें ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। यहाँ पर यूपीएसआई के लिए केजेएफ बैच पूरी तरीके से डेडिकेटेड है यूपीएसआई को। तो यहाँ पर आप जो है, यहाँ 1 फरवरी से यह बैच स्टार्ट है। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, या तो विजिट कर सकते हैं यहाँ पे इस जो है वेबसाइट पर, यहाँ पर विजिट करें, coaching.in पर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। आप यहाँ पर प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आप इनरोल करने का जो ऑप्शंस आता है आपके अलग अलग कोर्सेज में, तो वहाँ पे अपने अलग अलग कोर्सेज में आप यहाँ से इनरोल भी कर सकते हैं। तो उसको इनरोल करें और अपनी पढ़ाई को और मजबूत करें। यहाँ पर आपको टारगेटेड बैच मिलेगा पूरी तरीके से, आपके बैच को, आपके एग्जाम को टारगेटेड यहाँ बैच होगा। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलेंगी और PDF नोट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल कराए जाएंगे।
तो यह थी हमारी पूरी की पूरी जानकारी इसको लेकर। यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करें, जिससे जो है जितनी जल्दी आप इस रेलगाड़ी पर सवार होंगे उतनी ही जल्दी जो है आपकी सफलता जो है, उतनी ही पक्की जो है आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आप इससे जुड़ें, और जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है यूपीएसआई के लिए बैच ज्वाइन करने के लिए, उनको भी आप इसको बताएं, जिससे वह भी इसका लाभ ले सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सफल होइए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।